अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, आप ठीक होंगे। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में जो है ना लिपिड्स की क्लास को ख़त्म करा था पूरा, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड को। ठीक, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो न्यूक्लिक एसिड क्या है आपका? न्यूक्लिक एसिड, तो हम पहले बात कर लेते हैं इसकी डिस्कवरी पे। ठीक, एक साइंटिस्ट था फ्रेडरिच माइस्टर। ठीक है, फ्रेडरिच माइस्टर। इसने क्या किया, इसने, ठीक है, प्रस्ताव सेल से, ठीक है, किससे? प्रस्ताव सेल से एक नया बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल आइसोलेट किया। ठीक है, आज तक हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिसमें आपका वाटर आ गया, आपके प्रोटीन आ गए, आपके कार्बोहाइड्रेट्स आ गए, आपके लिपिड आ गए, और हम एक नया बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल आज पढ़ने वाले हैं, न्यूक्लिक एसिड। तो वही देखने वाले हैं कि उसकी डिस्कवरी कैसे हुई। तो न्यूक्लिक एसिड में एक फ्रेडरिच माइस्टर आपका साइंटिस्ट था, जिसने प्रस्ताव सेल से एक नया बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल डिस्कवर किया। ठीक है, उसका इसने नाम रखा, ठीक है, प्रस्ताव सेल से, तो उसने इसका नाम रखा न्यूक्लिन। क्या रखा? न्यूक्लिन। ठीक है, वो बाद में क्या देखता है फ्रेडरिच माइस्टर कि उसमें उसको एसिड की प्रॉपर्टीज मिलती हैं। किसकी? एसिड की प्रॉपर्टीज मिलती हैं। तो फिर वो अगेन न्यूक्लिन को रीनेम करके उसका नाम रख देता है न्यूक्लिक एसिड। क्या रख देता है? न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो क्या है कि न्यूक्लिक एसिड के लिए फ्रेडरिच माइस्टर, ठीक है, मुच्छर एसिड याद कर सकते हो, मुच्छर जो भी, मतलब हमारे सर कहते थे कि रट्टा भी कॉन्सेप्ट लगाया जाता है। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड फ्रेडरिच माइस्टर ने डिस्कवर किया, किसमें से? प्रस्ताव सेल में से। ठीक है, न्यूक्लियर सेल में से, प्रस्ताव सेल में से। तो उसने उसने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को नाम दिया न्यूक्लिन। वो बाद में देखता है कि उसमें क्या है, एसिड की प्रॉपर्टीज भी हैं, देन वो उसको रीनेम करके बोलता है कि इट इज ए न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब न्यूक्लिक एसिड क्या है? आपका एक पॉलीमर है। ठीक है, और हमने पढ़ा है कि कोई भी पॉलीमर किसी ना किसी बेसिक यूनिट का बना होता है। ठीक है, तो आपका न्यूक्लिक एसिड जिस बेसिक यूनिट का बना हुआ है, दैट इज द न्यूक्लियोटाइड। उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड आपका वो बेसिक यूनिट है जो मिलकर क्या बनाते हैं? आपका पॉलीमर बनाते हैं। कौन सा पॉलीमर बनाते हैं? न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड कैसा होता है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, वो किन किन कंपोनेंट से मिलकर बनता है, वो हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और वही सारा जो है ना हमारा सेंटर ऑफ पॉइंट रहेगा। और उसके बाद आपके आ जाते हैं न्यूक्लिक एसिड के, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड के दो टाइप्स हैं। कितने? दो। ठीक है, दो टाइप्स हैं। एक में आपका आ जाता है डीएनए, और दूसरे में आपका जाता है आरएनए। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या बोलते हैं? डी ऑक्सी, डी से, आर से, डी ऑक्सी राइबो, डी से, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड। और इसको हम बोलते हैं जस्ट राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, यहाँ वाला राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए आरएनए में उनके स्ट्रक्चर में क्या फर्क होता है? ठीक है, फंक्शनली बहुत डिफरेंट होते हैं, बट हम यहाँ पे स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे उसकी। और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है और उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हम बुक में से देखते हैं। आपका फ्रेडरिच माइस्टर एक सिविक फिजिशियन था, ठीक है, जिसने न्यूक्लियर प्रस्ताव सेल में से एक सब्सटेंस डिस्कवर किया जिसको बोला न्यूक्लिन। बाद में उसने उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी देखी तो उसको नाम दे दिया न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और अब न्यूक्लिक एसिड का बेसिक यूनिट कौन सा है? न्यूक्लियोटाइड, और वो एक 5 शुगर बेस्ड कंपाउंड का बना होता है। ठीक है, हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। और जाहिर सी बात है, पॉलीमर है तो मैंने कहा इनका तो वेट आपको हाई मिलेगा। इसके दो काइंड्स हैं, डीएनए और आरएनए। ठीक है, तो डीएनए बना होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का, मतलब उसका बेसिक यूनिट, और आरएनए बना होता है राइबोन्यूक्लियोटाइड का। ठीक, ये उनके बेसिक यूनिट है। न्यूक्लियोटाइड उसका बेसिक यूनिट होगा, डीएनए का डीऑक्सी और उसका राइबोन्यूक्लियोटाइड। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अब कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। आपके न्यूक्लियोटाइड की कंपोजिशन जो है ना वो कैसे बनेगी। ये आपका न्यूक्लियोटाइड आ गया। ठीक है, अब आपका न्यूक्लियोटाइड बना हुआ है तीन चीज़ों का। ठीक है, किसका? तीन चीज़ों का। पहला पहला आ जाता है आपका उसमें, ठीक है, हमने बोला ना वो पेंटोज शुगर। ठीक है, क्या आ जाता है उसमें? पेंटोज शुगर। दूसरा आपका उसमें आ जाता है नाइट्रोजीनियस बेस। क्या आ जाता है? नाइट्रोजीनियस बेस। तीसरे में आपका वो आ जाता है फास्फोरिक
एसिड, क्या आ जाता है आपका फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। तो इन तीन चीजों का बना हुआ है आपका, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनियस बेस और फास्फोरिक एसिड। पेंटोज शुगर में हम बात करेंगे तो हम बोलेंगे किसके, राइबोज शुगर की, ठीक है। और हम पहले ही पढ़ के आए हैं राइबोज शुगर के बारे में, पहले ही पढ़ के आए हैं। राइबोज जो होता है वो कौन सा होता है, यहाँ लिखा हुआ है पेंटोज, उस वक्त भी मैंने बताया था कि राइबोज शुगर इज मेड अप ऑफ 5 कार्बन, ठीक है। राइबोज शुगर किसका बना हुआ है, 5 कार्बन का। नाइट्रोजन बेस को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और फास्फोरिक एसिड को। तो पहले हम फास्फोरिक एसिड को देख लेते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन बेस को भी देख लेंगे भाई, क्यों घबरा रहे हो। ओके, तो फास्फोरिक एसिड क्या होता है आपका, वी ऑल नो इट इज द H2PO4, ठीक है। अच्छा, फास्फोरिक एसिड आपको डीएनए में मिलेगा, आरएनए में मिलेगा, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीएनए पे कौन सी चार्ज होती है, ठीक है। अगर कोई बोले तो डीएनए हैज ए नेगेटिव चार्ज, ठीक है। डीएनए पे कौन सी चार्ज होती है, नेगेटिव, और वो किस लिए कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फास्फोरिक एसिड की वजह से उस पर कौन सी चार्ज आ जाती है, नेगेटिव। डीएनए पे कौन सी चार्ज अगर कोई पूछे तो डीएनए हैज ए नेगेटिव चार्ज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फास्फोरिक एसिड, ठीक है। और अब हम बात करते हैं, इनकी हम स्ट्रक्चर भी देखे थे, बुक में बनी हुई है, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, नाइट्रोजीनियस बेस की। नाइट्रोजीनियस बेस, अब आपका जो नाइट्रोजीनियस बेस है, ठीक है, उसमें 2 टाइप्स आ जाते हैं, ठीक है। मैंने स्ट्रक्चर लगाई हुई है, ठीक है। आपके नाइट्रोजन बेस में 2 टाइप आ जाते हैं, एक होते हैं प्यूराइंस और आपके दूसरे होते हैं पिरामिडेंस, ठीक है। अब इनमें क्या फ़र्क है और ये क्या होते हैं, कैसे यूज होते हैं, मतलब इनकी कंपोजिशन का काम तो मैं आपको सब बता चलता हूँ। तो प्यूराइंस आपके होते हैं डबल रिंग, प्यूराइंस आपके क्या होते हैं, पहली बात याद रख लो कि प्यूराइंस आपके कौन से होते हैं, डबल रिंग। पिरामिडन आपके होंगे सिंगल रिंग, पिरामिडन क्या होंगे आपके, सिंगल रिंग। देख लो इसमें 2 रिंग्स हैं, एक ये वाली, ठीक है, दूसरी ये वाली, एक ये वाली, दूसरी, और यहाँ पे तीनों आपको क्या मिलेगा, सिंगल रिंग मिलेगा। तो प्यूराइन डबल रिंग है, पिरामिडन आपको क्या है, एक सिंगल रिंग है, ठीक है। और आपके प्यूराइंस में 2 आ जाते हैं, ठीक है, 2 नाइट्रोजीनियस बेस आ जाते हैं। एक है आपका एडिनाइन और दूसरा है आपका ग्वाइनाइन। कौन सा आ जाता है, एक ए और एक जी, दूसरा एक एडिनाइन दूसरा ग्वाइनाइन। प्यूराइन डबल रिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। देख लो, मतलब ट्रिक ये, मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा सिंगल है कौन सा डबल। ये देख लो कि भाई एक प्यूराइन जो है ना खुद एक सिंगल वर्ड है, ठीक है, पिरामिडन डबल लग रहा है ना, तो जो खुद सिंगल है उसमें वो डबल रिंग है, और डबल रिंग में 2 ही हैं, ठीक है, दैट इज एडिनाइन एंड ग्वाइनाइन, ठीक है। पिरामिडन खुद डबल वर्ड में, जैसे मतलब वो क्या ना, पहले भी मैंने कि कॉन्सेप्ट भी रट्टा भी कॉन्सेप्ट से लगाया था। पिरामिडन आपको ये मतलब आपके जहन में होगा भाई, ठीक है। पिरामिडन बड़ा वर्ड है, ठीक है, वो खुद उसमें भी आ जाते हैं, सिंगल स्ट्रक्चर आ जाते हैं, ठीक है। उसमें कौन से आ जाते हैं, साइटोसिन यूरेसिल और साइटोसिन यूरेसिल एंड थायमाइन पिरामिडन में आ जाते हैं, साइटोसिन यूरेसिल और थायमाइन। अच्छा, हमने बात की कि भाई न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजनियस एसिड का बना हुआ है, और न्यूक्लियोटाइड आपका डीएनए में भी होगा, आरएनए में भी होगा। न्यूक्लियोटाइड क्या बनाता है आपका, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के हमने 2 टाइप देखे, डीएनए और आरएनए। तो अब इनमें से कौन से बेसिस, 4 बेसिस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितने, 5, 4 बेसिस होते हैं आपके डीएनए में, 4 बेसिस होते हैं आपके आरएनए में, ठीक। तो कौन से डीएनए में होते हैं और कौन से आरएनए में होते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं डीएनए की, ठीक है। डीएनए में आपके नाइट्रोजन बेस आ जाते हैं, एक आ जाता है आपका एडिनाइन, ठीक है, दूसरा आ जाता है आपका ग्वाइनाइन, तीसरा आ जाता है आपका साइटोसिन, और चौथा आपका आ जाता है थायमाइन, ठीक है। चौथा आपका कौन सा आ जाता है, थायमाइन। और आरएनए में आपके कौन से आते हैं, आरएनए में आपका एक आता है एडिनाइन, ठीक है। आरएनए में आपका क्या आता है, एडिनाइन, दूसरा आता है आपका दूसरा आता है आपका ग्वाइनाइन, और तीसरा आता है आपका साइटोसिन, ठीक है, ग्वाइनाइन। चौथा कौन सा होता है आरएनए में, आरएनए में चौथा होता है यूरेसिल। आरएनए में चौथा कौन सा होता है, इट्स यूरेसिल, ठीक है। अब ये देखो, अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई डीएनए का जो नाइट्रोजनियस बेस थायमाइन है वो किसके, मतलब आरएनए में वो किससे रिप्लेस हो जाता है, तो वो आपका रिप्लेस हो जाता है किससे, यूरेसिल से। मतलब डीएनए में थायमाइन होगा
ठीक है, बाकी सारे ही बेस, बाकी तीनों बेसिस सेम होंगे। और वही थायमाइन आरएनए में आपको, मतलब थायमाइन की जगह आरएनए में आपको क्या मिलेगा, यूरेसिल मिलेगा। तो ये आपके नाइट्रोजनियस बेस है। हमने अलग अलग से पढ़ा, पेंटोस शुगर, नाइट्रोजन, फास्फोरिक एसिड। अब हम देखते हैं ये कैसे मिलते हैं, ठीक है, कैसे कैसे मिलते हैं और कैसे जो है ना आपका न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। ठीक है, चलो हम न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहे थे, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। ये क्या है, आपकी राइबोज शुगर, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा होता है। ठीक है, हमने कहा वो जो है ना किसकी होगी, पांच पांच कार्बन की, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो वो यहाँ पे बनी होगी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो आप पहले मेरी बात सुनिए। ठीक है, ये किसकी बनी होगी, 5 कार्बन की। अब आपका दो चीजें हैं, ठीक है, एक चीज आ गई, बाकी कितनी बची, बाकी बचा आपका फास्फोरिक एसिड, ठीक है, और आपका बचा नाइट्रोजीनियस बेस। ठीक है, मैं आपको एक बार दिखा दूं। देखो ये आपका नाइट्रोजीनियस बेस है। ठीक है, डबल रिंग स्ट्रक्चर है, तो ये कौन सा है, प्यूरेनाइन है। प्यूराइन से और प्यूराइन में आपका एडिनाइन या ग्वाइनाइन हो सकता है। और ये रहा आपका फास्फेट ग्रुप, और ये रहा आपका पेंटोज। ठीक है, अब होता क्या है, 5वें नंबर पे आपका अटैच होता है फास्फोरिक एसिड। ठीक है, और पहले कार्बन पे आपके साथ अटैच होता है कौन सा, नाइट्रोजीनियस बेस। ठीक है, मतलब 5वें कार्बन पे, ये याद रख लेना, 5वें कार्बन पे जब पेंटोज शुगर पे 5वें कार्बन पे जब आपका फास्फोरिक एसिड और पहले कार्बन पे आपका नाइट्रोजीनियस बेस अटैच होगा, तो आपका बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। क्या बन जाएगा आपका, न्यूक्लियोटाइड। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, इसको इसको जूम कर लेते हैं। ठीक है, ये रहा आपका फास्फेट, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5वें कार्बन पे आपका कौन सा आ गया, फास्फेट, और यहाँ से पहले कार्बन पे आपका क्या अटैच होगा, नाइट्रोजन। दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ऐसे बनता है आपका न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर इस न्यूक्लियोटाइड में से आप ये वाला फास्फोरिक एसिड यानी कि फास्फेट का अलग ग्रुप निकाल दो, तो इस न्यूक्लियोटाइड को हम एक नया नाम देते हैं, दैट इज द न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, फास्फेट ग्रुप आप रिमूव कर दो तो न्यूक्लियोटाइड को आप क्या बोलोगे, इट इज द न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, तो ये सारा खेल डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर में जो खेल होता है वो होता है राइबोज शुगर का। वो किसका होता है, राइबोज शुगर का। अब देखो डीएनए का हम नाम क्या ले रहे हैं कि डीएनए इज द डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, क्या है आपका, डीऑक्सी। और आरएनए इज द राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, सारा खेल होता है इनका जो है ना। और फार्मूला आपका क्या होता है, इट्स C5। ठीक है, पेंटोज शुगर का H10O5। ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है पेंटोज शुगर का। 5 कार्बन होते हैं आपके, CnH2nO। तो डीऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो हम बोलते हैं इसमें आपको मिलेगा डीऑक्सी राइबोज और इसमें मिलेगा आपको राइबोज शुगर। इसमें आपको क्या मिलेगा, राइबोज शुगर। ठीक है, तो देख लें भाई, राइबोज शुगर का ये फार्मूला है C5H10O5, ये आरएनए में मिलेगा आपको। अब यहाँ पे डी ऑक्सी, मैंने क्या कहा था, लैंग्वेज पढ़ेंगे। ऑक्सी मीन्स के ऑक्सीजन, डी मीन्स के रिमूवल, डिहाइड्रेशन में भी मैंने बोला था। मतलब कि इस डीएनए वाले राइबोज शुगर में ऑक्सीजन क्या होगा, रिमूव होगा। एक ऑक्सीजन क्या होगा, रिमूव होगा। जब आप एक ऑक्सीजन काट दो तो आपका क्या फार्मूला बन जाता है, C5H10O4। ठीक है, मतलब जो राइबोज शुगर, जो पेंटोज शुगर आपको डीएनए में मिलेगी, दिस इज C5H10O5, उसको डीऑक्सीराइबोज इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें से एक ऑक्सीजन कम होती है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और आरएनए इज नोन एज राइबोन्यूक्लिक एसिड क्योंकि उसमें राइबोज पूरी शुगर होती है, C5H10O5। ठीक है, ये आपको अब से क्लियर हो गया होगा। देखिए मतलब इतना बड़ा है नहीं, 2 मिनट में भी मैं इसको घुमा सकता था। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट का, तो कैसे होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा होता है न्यूक्लिक एसिड, पेंटोज शुगर, बेसिड कार्बन है, नाइट्रोजन से फास्फोरिक 5वें कार्बन पे होगा। ठीक है, और अगर आप न्यूक्लियोटाइड फास्फेट ग्रुप से निकाल दो तो उसको न्यूक्लियोटाइड बोलते हो। उसमें 4 किस्म के न्यूक्लियोटाइड, अच्छा जितने आपके नाइट्रोजनस बेस होते हैं उतने आपके न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ये याद रख लेना। ठीक है, आपके नाइट्रोजनस बेसिस आर इक्वल टू द न्यूक्लियोटाइड्स। ये आप इंटर में भी जो है ना पढ़ोगे। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस
इज इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड। अब आपको पूछे कोई कितने किस्म के न्यूक्लियोटाइड है, तो आप बोलोगे 4 नाइट्रोजन बेस कितने आपके 4 या 5। ठीक, तो आपने क्या बोलना है, दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस के हिसाब से। ठीक है, इनको 2 ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, प्यूरान पिरामिड। प्यूरान में आपको बता दिया उसमें एडेनाइन गुआनिन में आता है, और पिरामिडिन में आपके साइटोसाइन थायमाइन एंड यूरेसिल आ जाते हैं, और दीज स्ट्रक्चर्स आर गिवन बिलो। स्ट्रक्चर दी नहीं है, बट मैंने आपको यहाँ पे दिखाने के लिए लगाया हुआ है कि ये आपकी ऊपर वाली प्यूराइन से और नीचे वाली क्या है आपके पिरामिडिन से। ये आपकी डबल रिंग स्ट्रक्चर है और ये आपकी क्या है सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, ओके, तो हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है मोनोन्यूक्लियोटाइड, डाइन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, आपका न्यूक्लियोटाइड मोनो भी होता है, मतलब डाई भी हो सकते हैं, पॉली भी हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें पॉलीमर बनाना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मोनोन्यूक्लियोटाइड में जो एग्जांपल दिया गया है दैट इज एटीपी। ऑल्सो आपने 9th क्लास से पढ़ते हैं, आपने पढ़ा होगा एटीपी। एटीपी इज नोन एज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी हम किसको बोलते हैं, एटीपी इज नोन एज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ट्राई मीन्स के 3। ठीक है, ये हम आम लैंग्वेज में यूज करते हैं। फास्फेट मीन्स उसके फास्फेट ग्रुप फास्फोरिक एसिड कितने अटैच होंगे, 3। चलो मान लिया, मतलब ये आपके कितने अटैच होंगे, 3। मैं इसकी टर्मिनोलॉजी समझा रहा हूँ। ठीक है, एडिनो, अब एडिनो साइन बोलते हैं हम शुगर को। साइन किसको बोलते हैं हम, शुगर को। कौन सी शुगर, वो पेंटोस शुगर। और एडिनो आपको यहाँ पे आपको शो करा है किसको, एडिनाइन को। किसको शो करा है, एडिनाइन। कौन सा, नाइट्रोजिनियस बेसिस। यहाँ पे हम ऐसे भी बोलते हैं जीटीपी, ग्वाइनाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ऐसे बोलते हैं, एमटीपी बोलते हैं, और जीटीपी, साइटोसिन, सीटीपी, खैर जीडीपी होते हैं। तो बहरहाल एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, तो ये एडिनो वर्ड शो कर रहा है आपके नाइट्रोजनस बेस एडिनाइन को। ठीक है, जो प्यूरान में था आपका, और साइन शो कर रहा है शुगर को, एंड ट्राइफॉस्फेट मतलब उसमें कितने अटैच होते हैं, 3 फॉस्फेट अटैच होते हैं। ठीक है, अगर किसी को पता नहीं है तो वो मैं बता दूं कि एटीपी इज नोन एज एनर्जी करेंसी। एटीपी आप क्या बोलते हो कि ये आपकी एनर्जी करेंसी है। ठीक है, एनर्जी करेंसी किसे बोलते हो आप। ठीक है, फॉर सपोज मैं एक एग्जांपल दूं कि हम लोग इंडिया जा रहे हैं, ठीक है, हम सऊदी अरब जा रहे हैं, तो हमें अपनी करेंसी उसमें चेंज करनी होती है ना। अपने पाकिस्तान रुपये हमें रियाल में चेंज करने होंगे, जो भी जिस कंट्री की करेंसी है। तो एनर्जी सेल में जो एनर्जी आएगी वो किस फॉर्म में आएगी, एटीपी फॉर्म में। ठीक है, जो भी एनर्जी हो नेट शेल में वो उसको कन्वर्ट होना पड़ेगा एटीपी फॉर्म में सेल की ट्रांसफॉर्मेशन में। ठीक है, और ये एनर्जी है, एटीपी है, तो आपको हर जगह यूज होते हुए मिलेगी। आपको फोटोसिंथेसिस में मिलेगी, आपको रेस्पिरेशन में मिलेगी। ठीक है, आपको साइक्लोसिस में मिलेगी। साइक्लोसिस नोन एज द मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो एटीपी इज नोन एज द एनर्जी करेंसी। ठीक, और इंटरेस्टिंग बातें हम इससे रिलेटेड पढ़ते हैं। तो एटीपी किसका एग्जांपल है, मोनोन्यूक्लियोटाइड का। ये पूछते हैं, ट्राई लोग समझ के उसको बोल देते हैं कि भाई ट्राई न्यूक्लियोटाइड, ट्राई फास्फेट है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड उसमें एक ही है, न्यूक्लियोटाइड है एक ही। मैं बता रहा हूँ मोनो डाई में क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड दूसरा तब होता है जब ये पूरी स्ट्रक्चर दूसरी होती, तो हम क्या बोलते हैं, डाई न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि ये पूरी स्ट्रक्चर किसकी है, यहाँ तक एक न्यूक्लियोटाइड की। अगर उसमें दूसरा नाइट्रोजनस बेस आ जाता, दूसरी पेंटोस शुगर आ जाती, तो आप बोलते क्या वो डाई न्यूक्लियोटाइड है। अगर तीसरी आ जाती तो आप बोलते ट्राई न्यूक्लियोटाइड। बट ये पूरी हमें पता है नाइट्रोजनस बेस होना चाहिए, आपकी पेंटोस शुगर होना चाहिए, उसके बाद आपका फास्फोरिक एसिड ग्रुप होना चाहिए, तब आपका एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। सिर्फ फास्फोरिक एसिड बढ़ाने से आपका न्यूक्लियोटाइड नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, ओके। तो इसमें क्या होता है, सिर्फ मतलब जो है ना आपके 2 एक्स्ट्रा ग्रुप्स लगे होते हैं। ठीक है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट में एटीपी वर्क एज एनर्जी स्टोरिंग, एनर्जी करेंगे, एनर्जी प्रोवाइडिंग मॉलिक्यूल। मैंने आपको बता दिया वो एनर्जी स्टोर भी करते हैं, एनर्जी करिए, जो भी एनर्जी रिलेटेड काम होगा उसका होता है। मेटाबॉलिक रिएक्शंस में आपको ये मिलेगा। ठीक है, लाइक मतलब यार मेटाबॉलिक रिएक्शन एनर्जी के बगैर कहाँ होते हैं, कुछ होते हैं पैसे। ठीक है, नहीं तो एक में एनर्जी यूज होती है। तो देखिए, प्रोटीन्स की फॉर्मेशन हो तब भी आपको एनर्जी चाहिए, लिपिड्स की फॉर्मेशन तब भी आपको एनर्जी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्मेशन तब भी आपको एनर्जी चाहिए, या फिर साइक्लोसिस मैंने बताया उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए, सेल डिवीजन के लिए आपको एनर्जी चाहिए। ठीक है, मूवमेंट ऑफ फ्लैजिला, फ्लैजिला के थ्रू मूवमेंट करते हुए आपको एनर्जी चाहिए। कॉन्ट्रैक्टाइल, ठीक है, आपको कॉन्ट्रैक्टाइल अपनी बॉडी कॉन्ट्रैक्टाइल करने के लिए आपको जो है ना एनर्जी की नीड होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं हेमोसाइंसिस में आपको एनर्जी की नीड हो। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, जैसे उसके फंक्शंस लिखे मैंने कहा आपको हर जगह जो है मिलेगा। एक दूसरी बात
कि एटीपी आपकी जब एडीपी में कन्वर्ट होती है, किसमें, एडीपी में, एडीपी मीन्स कि एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट मतलब उसका एक फॉस्फेट जो है आपका रिमूव हो गया, इसको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक फॉर्म में। तो जब आपका एक फॉस्फेट रिमूव होता है तो आपकी जो एनर्जी रिलीज होती है इट्स 7.3 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है, किलो कैलोरी पर मोल, बहुत ज़्यादा एनर्जी है ये, ठीक है। अगर इसको हम जॉल में लिखें तो इट इज़ 31.81 किलो जॉल पर मोल, ठीक है। मतलब आपसे कैसे भी पूछ सकता है, ये एनर्जी आपको याद करनी चाहिए। जब आपका एक एटीपी जो एडीपी में कन्वर्ट होता है इससे 7.3 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी रिलीज होती है और 31.81 किलो जॉल पर मोल एनर्जी आपकी जो है ना रिलीज होती है। फर्क क्या है, ये कैलोरी में, ये मोल में सिर्फ जो है ना, ये जॉल में, ठीक है, सिर्फ यूनिट का फर्क पड़ता है। अब मैं आपको मतलब आपको यहाँ से पता लग गया होगा कि आप फास्फेट रिमूव, आप जो है ना फास्फेट रिमूव, यार आप जो है ना फास्फेट रिमूव कर सकते हो, ठीक है। अब लाइक फॉर सपोज आपका एडीपी है, उसमें से एक फास्फेट रिमूव करके एमबी बना दो प्लस में, ठीक है, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, ठीक। तो ये बात ध्यान में रखना कि फास्फेट रिमूव हो सकता है, ठीक है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखो, एमसीक्यू पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखो ये आपकी राइबोज शुगर, ठीक है, आपका ये नाइट्रोजनस बेस और ये आपके 3 फास्फेट बन गया एडिनोसाइन ट्राई, एडिनोसाइन, ठीक है, ट्राई फास्फेट, ठीक है। एडिनोसाइन ये यहाँ पे आ गया और ये ट्राई फास्फेट, ये आपका एडिनो, ठीक है। मैंने कहा ना कि एडिनाइन है, साइटोसाइन भी हो सकता है, बट यहाँ पे क्या है, एडिनाइन है, एडिनाइन एडिनोसाइन, शुगर को क्या बोलते हैं, साइन, और ट्राइफॉस्फेट नाम हो गया एटीपी, ठीक है। तो मतलब हमने यहाँ देखा ये फास्फेट रिमूव हो सकता है, इसको मैं 1 फास्फेट बोलूँ, इसको मैं दूसरा बोलूँ, और इस फास्फेट को मैंने बोलूँ तीसरा फास्फेट, ठीक है। तो ये फास्फेट क्या हो सकते हैं, रिमूव हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है कि एन फास्फेट रिमूव करने में, तो इसको बोलो फास्फेट 1, फास्फेट 2, फास्फेट 3, ऐसे नाम याद रखना। कि क्वेश्चन आता है कि कौन सा फास्फेट मैं रिमूव करूँ कि मुझे हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिले, ठीक है। तो ये याद रखना, जब आप फास्फेट नंबर 1 रिमूव करेंगे यू विल गेट हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। और उसके बाद आपको फास्फेट 2 में से मिलेगी ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी फास्फेट 1 के बाद से, ठीक है। और फास्फेट 3, और ये पूछा जाता है कौन से एनर्जी में, आप कौन से फास्फेट में आपको सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, जैसे फास्फेट 1। और ये पूछा जाता है कौन सा फास्फेट कभी रिमूव नहीं होता, दैट इज द फास्फेट नंबर 3, वो आपका कभी रिमूव नहीं होता। अगर आप एक सीरीज बनाओ कि एनर्जी कहाँ से आपको ज़्यादा मिलेगी, तो 1 आपको ज़्यादा देगा, उसके बाद 2 और उसके बाद 3 देगा ही नहीं। हम आप ऐसे सीरीज में लिख सकते हो कि 1 इज ग्रेटर देन 2 और 2 इज ग्रेटर देन 3। तो ऐसे आपसे एमसीक्यू पूछ सकता है। तो आप ये याद रखने का, फास्फेट 1 गिव्स यू हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हेन इट इज रिमूव्ड फ्रॉम रेस्पेक्ट, ठीक है। रेस्पेक्ट कंपोजिशन में जब हम उसको रिमूव करते हैं, और फास्फेट 2 आपको उससे थोड़ी कम एनर्जी देता है, ठीक है। और फास्फेट 3 आपका कभी रिमूव नहीं होता। तो ये आपका मोनोन्यूक्लियोटाइड था, ठीक है। अब आते हैं डाइन्यूक्लियोटाइड का, आप फर्क समझ जाओगे। डाइन्यूक्लियोटाइड मैंने जैसे पहले ही बता दिया आपका, ठीक है। ये पूरी स्ट्रक्चर दूसरी होनी चाहिए, दैट इज नोन एज अ डाइन्यूक्लियोटाइड, क्योंकि ये पूरा एक न्यूक्लियोटाइड है, एक और दूसरा न्यूक्लियोटाइड बनेगा तो आपका क्या बनेगा, डाइन्यूक्लियोटाइड। और डाइन्यूक्लियोटाइड का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है NADN, निकोटीन, ठीक है, निकोटीन अमाइड, एन का पूरा फॉर्म निकोटीन अमाइड, एन से फिर ये बोलते हैं निकोटीन बोलते हैं, ए से फिर वो अमाइड बोल देते हैं, नहीं, एन से क्या है, निकोटीन अमाइड एडिनोसाइन, और ये डी आपको बता रहा है इज अ डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। NAD के बारे में आपको बता दूं क्या है, ये आपकी विटामिन है, ठीक है। और ये द कोएंजाइम, ठीक है, एंजाइम्स हमें आगे पढ़ेंगे। द कोएंजाइम्स आपको जो है ना यूज होते हैं दिखेंगे। रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन हम किसको बोलते हैं, ये मैंने पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। रेडॉक्स मैंने आपको 2 रिएक्शन बताए थे, दैट इज अ रिडक्शन, इंट्रो में अगर आप देख सकते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स वाले टॉपिक में थे, ठीक है। और ये आपका ऑक्सीडेशन, तो रेडॉक्स हम उसको बोलते हैं जब ये 2 रिएक्शन आपके साथ हो रहे हो, दैट इज नोन एज अ रेडॉक्स रिएक्शन। अब फॉर सपोज देख लो, रेडॉक्स क्योंकि ये रिडक्शन का यहाँ पे RED लिया गया है और ऑक्सीडेशन का OX लिया गया है, तो बन गया रेडॉक्स। ये दोनों जब भी रिएक्शन आपस में साथ होते हैं तो इट इज नोन एज अ रेडॉक्स रिएक्शन, जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इसमें इलेक्ट्रॉन के लॉस होते हैं, मैंने आपको बोला था लियो, और इसमें गेन होते हैं, दैट इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेयर, ठीक है। तो ये आपका विटामिन है, इसमें दूसरे एग्जाम्पल है कि आपके NADH FADH2, सिंपली यहाँ पे गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आप देखोगे बायोएनर्जेटिक्स में इनका काम कैसे होता है, ठीक है। हम इसकी स्ट्रक्चर लिखते हैं डाइन्यूक्लियोटाइड कैसे, ठीक है, आपको समझाने के लिए। कुछ ज़्यादा जूम हो गया यहाँ, ठीक, इसको थोड़ा साफ कर देते हैं। यहाँ पे देखें, ये आपका जो है ना, ये आपकी राइबोज शुगर, ये आपकी राइबोज शुगर, ठीक है। पहली इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, न्यूक्लियोटाइड की आपका एक राइबोज शुगर होना चाहिए।
उसके बाद आपके पास फास्फोरिक एसिड होना चाहिए, ये इसका अलग से फास्फोरिक एसिड, ये इसका अलग। उसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए, नाइट्रोजनस बेस, ये रहा इसका नाइट्रोजनस बेस, और ये रहा इसका नाइट्रोजनस बेस, पिरामिडन सिंगल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये आपका सेपरेट से एक न्यूक्लियोटाइड बना, ये आपका एक सेपरेट से न्यूक्लियोटाइड बना, तो एक ये मैथ तो आती होगी। तो ये कितने बने, दो। दो को हम बोलते हैं क्या, डाइन्यूक्लियोटाइड। तो ऐसे होता है डाइन्यूक्लियोटाइड, फास्फेट ऐड करने से आप नहीं बोल सकते ये ट्राई या डाई है, ठीक। तो मतलब न्यूक्लियोटाइड की पूरी स्ट्रक्चर है, आपका पेंटोज शुगर होना चाहिए, आपका फास्फेट ग्रुप होना चाहिए, आपका नाइट्रोजनस बेस होना चाहिए, तीनों चीजें अलग से होनी चाहिए, तो आप बोलोगे डाई, ट्राई या फिर पोली, ठीक है। तो ये किसकी स्ट्रक्चर दी हुई है, डाइन्यूक्लियोटाइड निकोटीनामाइड एडिनाइन की। सो गाइस थैंक यू, होप सो आपने ये लेक्चर एंजॉय किया होगा, एंड इंशाल्लाह मेनी मोर। थैंक यू गाइस।